नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे बहुत बड़े नाम की दुनिया में झांकने वाले हैं जिनके बिना आधुनिक हिंदी आलोचना और साहित्य के इतिहास की कल्पना भी मुश्किल है। मेरा मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही हम उनके एक बहुत ही दिलचस्प संस्मरण प्रेमघन की छाया स्मृति के जरिए उनके शुरुआती दिनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो आचार्य शुक्ल के जीवन, उनके काम और खास तौर पर इसी संस्मरण पर आधारित है। हम्म। तो आज हम यही देखेंगे कि शुक्ल जी का साहित्य में क्या महत्व है और उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जैसे लोगों का उनके शुरुआती जीवन पर, जैसा वो खुद बताते हैं, क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल के एक छोटे से परिचय से। उनका जन्म 1884 में हुआ, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में। हाँ। शुरू की पढ़ाई तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में हुई, पर कॉलेज की पढ़ाई मतलब फॉर्मल एजुकेशन वो इंटरमीडिएट तक ही रही। हाँ, लेकिन देखिए, ये अकादमिक सीमा उनके ज्ञान के आड़े कभी नहीं आई। जिसे हम कहते हैं ना स्वाध्याय, मतलब खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी। उसके दम पर उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, इन सब के पुराने और नए साहित्य को इतनी गहराई से पढ़ा, इतना समझा कि उसकी छाप उनके हर काम पर दिखती है। अच्छा। ये जो खुद से पढ़ने की लगन थी ना, यही उनकी आलोचना और इतिहास वाली समझ का बेस बनी। उनका करियर भी देखें तो काफी अलग अलग रहा। शुरू में मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर थे। हाँ, चित्रकला के अध्यापक। फिर 1905 में काशी आ गए और काशी ही फिर उनकी कर्मभूमि बन गई। पहले नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के लिए काम किया, सहायक संपादक के तौर पर। हाँ, और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU में हिंदी के प्रोफेसर और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने। और देखिए, इसी काशी से उन्होंने हिंदी जगत को जो दिया है वो मतलब कमाल का है। वो सिर्फ आलोचक नहीं थे, वो एक बहुत सजग इतिहासकार थे, गंभीर चिंतक थे, निबंधकार थे। उन्होंने विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य, समाज, कई विषयों पर लिखा। मौलिक लेखन भी, संपादन भी, अनुवाद भी, मतलब उनका ज्ञान बहुत फैला हुआ था। कहते हैं कि उन्होंने भारतीय साहित्य को देखने का एक नया नजरिया दिया और हिंदी आलोचना को एक नया व्यवस्थित रूप दिया। और सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पहला इतना व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। ऐसा क्यों? मतलब पहले भी तो इतिहास लिखे गए थे ना। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, शुक्ल जी से पहले जो इतिहास लिखे गए, जैसे गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर के, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण थे, पर उनमें या तो कवियों का सिर्फ टाइमलाइन के हिसाब से जिक्र था, लिस्ट जैसा। हाँ, या फिर जानकारी थोड़ी बिखरी हुई थी। शुक्ल जी ने पहली बार क्या किया कि साहित्य का विकास कैसे हुआ, उसे उस युग की प्रवृत्तियों से, समाज और राजनीति के हालात से, दार्शनिक सोच से, इन सब से जोड़कर देखा। अच्छा, ये कनेक्शन पहले नहीं था। उतना व्यवस्थित नहीं था। उन्होंने कवियों का मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं किया कि कब पैदा हुए, क्या लिखा, नहीं, बल्कि साहित्य को उनकी देन क्या है, भाषा कैसी है, स्टाइल कैसा है और उस दौर की मुख्य धारा में उनका क्या स्थान है, ये सब तर्क के साथ बताया। उनका वो जो काल विभाजन है ना, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, वो आज भी हिंदी साहित्य पढ़ने का आधार है। हाँ, ये तो हम सब पढ़ते हैं। तो यही व्यवस्था और ये विश्लेषण, यही उनके इतिहास को इतना जरूरी बना देता है। और उनके निबंधों की भी बहुत बात होती है, खासकर चिंतामणि वाले। उनमें क्या खास है? चिंतामणि जो 4 हिस्सों में है और रस में मानसा, ये उनकी आलोचना और वैचारिक लेखन की ऊंचाइयां हैं। चिंतामणि के निबंधों में उन्होंने क्या किया है कि भाव या मनोविकार, मतलब गुस्सा, जलन, श्रद्धा, भक्ति, दया, जोश, अच्छा, इमोशंस। हाँ बिल्कुल, इन इंसानी भावों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण किया और फिर उन्हें साहित्य से जोड़ा कि ये भाव लिखने वाले और पढ़ने वाले पर कैसे असर डालते हैं। हिंदी में ऐसा पहली बार हुआ था, इतने गंभीर तरीके से। उनकी शैली विवेचनात्मक है, मतलब एनालिसिस वाली। बारीक तर्क होते हैं, लेकिन साथ में एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है पढ़ने वाले का। और रस मीमांसा, ये तो नाम से काफी शास्त्रीय लगता है। हाँ, रस मीमांसा भारतीय काव्यशास्त्र का जो रस सिद्धांत है, उस पर उनका गहरा चिंतन है। रस क्या है, कैसे बनता है, साहित्य में कैसे आता है, इस पर उनके अपने मौलिक विचार हैं। उनकी गद्य शैली के बारे में एक और बात कही जाती है,
सूत्रात्मकता, इसका क्या मतलब हुआ? सूत्रात्मकता मतलब एफोरिस्टिक स्टाइल, कम शब्दों में बहुत गहरी सार वाली बात कह देना। अच्छा, जैसे कोई सूत्र दे दिया हो। हाँ, बिल्कुल। उनके विचारों में एक मजबूती, एक निडरता और आत्मविश्वास झलकता है। और शब्दों का चुनाव देखिए, संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं, तो उस समय चलने वाले उर्दू फारसी के शब्द भी, सबका सही जगह पर इस्तेमाल करते थे। अगर उनकी मुख्य किताबों की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो है ही, फिर गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास पर उनकी किताबें, चिंतामणि, रश्मि मानसा, और आपने कहा संपादन कार्य भी किया। हाँ बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का संपादन जायसी ग्रंथावली नाम से और सूरदास के पदों का भ्रमर गीत सार नाम से। और इनकी भूमिकाएं इतनी लंबी और मौलिक हैं कि वो अपने आप में अलग किताब मानी जाती हैं। वाह! शुक्ल जी का काम सच में बहुत बड़ा और गहरा है, और उनकी लेखनी में जो ये साफ गोई, ये विश्लेषण क्षमता, ये निडरता दिखती है ना, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं उनके शुरुआती जीवन, उनके माहौल और उनकी संगत में मिलती हैं। चलिए तो फिर इन्हीं जड़ों को थोड़ा और खंगालते हैं उनके संस्मरण प्रेमघन की छाया स्मृति के जरिए। ये निबंध हमें शुक्ल जी के उस दौर में ले जाता है जब उनका साहित्यिक व्यक्तित्व बन रहा था। सही कहा। ये संस्मरण खास इसलिए है क्योंकि इसमें शुक्ल जी बड़े मजेदार और अपनेपन के साथ बताते हैं कि हिंदी भाषा और नए साहित्य की तरफ उनका झुकाव कैसे शुरू हुआ। हमें उनके बचपन और लड़कपन के साहित्यिक माहौल की एक तस्वीर मिलती है। ये सिर्फ उनकी अपनी याद नहीं, बल्कि उस दौर का भी एक चित्र है। और इसमें खास तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके मंडल के लेखकों का जिक्र है, और सबसे ज्यादा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का, जिनके संपर्क में आने की कहानी शुक्ल जी ने बड़े अच्छे से बताई है। बिल्कुल, ये संस्मरण दिखाता है कि प्रेमघन जैसे एक, कह सकते हैं, विलक्षण और रंगीन मिजाज के इंसान ने शुक्ल जी और उनके हमउम्र दोस्तों की पूरी टोली को कैसे अपनी तरफ खींचा, उनमें हिंदी के लिए एक नया प्यार जगाया। ये एक तरह से एक लेखक के बनने की कहानी भी है कि माहौल और संगति का कितना असर होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए इस संस्मरण की कुछ दिलचस्प किस्सों और यादों में चलते हैं। शुरुआत उनके पिता के प्रभाव से होती है ना? हाँ, शुक्ल जी बताते हैं कि उनके पिता फारसी तो खूब जानते थे, पर पुरानी हिंदी कविता, खासकर ब्रज भाषा के बड़े शौकीन थे। अच्छा। उन्हें बड़ा मजा आता था फारसी और हिंदी कवियों की पंक्तियों को मिलाने में। अक्सर घर में ऐसी पंक्तियां सुनाते रहते थे। और रात में खाने के बाद घर के सब लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ करते थे, वो भी बड़े मन से गाकर। शुक्ल जी लिखते हैं बड़े चित्ताकर्षक ढंग से। भारतेंदु के नाटक भी उन्हें बहुत पसंद थे। फिर जब शुक्ल जी 8 साल के थे, तब पिता का तबादला हमीरपुर से मिर्जापुर हो गया। लेकिन मिर्जापुर आने से पहले ही बचपन में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम उनके मन में घर कर चुका था। वो सत्य हरिश्चंद्र नाटक वाले राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में फर्क नहीं कर पाते थे। हरिश्चंद्र राम सुनते ही उनके मन में एक मीठी सी भावना आती थी। फिर मिर्जापुर आकर उन्हें मालूम हुआ कि अरे यहीं भारतेंदु जी के एक खास दोस्त रहते हैं, हिंदी के जाने माने कवि और आनंद कादम्बिनी पत्रिका वाले उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जाहिर है मन में उत्सुकता तो जगी होगी कि भारतेंदु मंडल की कोई जीती जागती निशानी देखें। और फिर एक दिन ये उत्सुकता उन्हें अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रेमगंज जी के घर तक ले गई। शुक्ल जी लिखते हैं कि 1.5 मील चलकर उनके मकान के नीचे पहुंचे। नीचे का बरामदा खाली था, पर ऊपर वाला बरामदा लताओं से पूरा ढका हुआ था। घनी लताएं थीं। हाँ, उस घने जाल के बीच में खंभे और थोड़ी खुली जगह दिख रही थी। दोस्तों ने उधर ही इशारा किया। पहले तो कुछ दिखा नहीं, सड़क पर कई चक्कर लगाए, फिर एक लड़के ने उंगली उठाई। क्या देखा फिर? शुक्ल जी वर्णन करते हैं, लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंभे पर था। अरे वाह! और फिर लिखते हैं, देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी। कितना नाटकीय है ना, एक तस्वीर सी बन जाती आंखों के सामने। बिल्कुल। जैसे जैसे शुक्ल जी बड़े हो रहे थे, हिंदी के नए साहित्य यानी भारतेंदु युग और द्विविधि युग की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा था। क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे तो पिता के एक साथी थे बाबू रामकृष्ण वर्मा। उनका अपना भारत जीवन प्रेस था, पत्रिका भी निकालते थे। हाँ? तो वहां से किताबें अक्सर शुक्ल जी के घर आती थीं। लेकिन पिताजी को लगता था कि ये लड़का कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इन्हीं किताबों में न लगा रहे,
कहीं बिगड़ ना जाए। बिगड़ न जाए। हाँ, तो वो उन किताबों को छिपा देते थे। सोचिए, जिस साहित्य के वो बाद में इतने बड़े विद्वान बने, उसे पढ़ने से बचपन में रोका जा रहा था। कमाल है। लेकिन खैर, रास्ते तो निकल ही आते हैं। उन्हीं दिनों मिर्जापुर में पंडित केदारनाथ पाठक जी ने एक हिंदी लाइब्रेरी खोली थी। हाँ। शुक्ल जी वहां से किताबें लाकर पढ़ने लगे। यहीं से उनके साहित्यिक सफर की नींव पड़ी, कह सकते हैं। फिर एक और खास घटना हुई। वो किसी बारात में काशी गए। घूमते घूमते चौखंबा मोहल्ले में पहुंचे तो देखा कि एक घर से वही पंडित केदारनाथ पाठक जी निकल रहे हैं। अरे! पाठक जी ने शुक्ल जी को पहचान लिया, भाई उनके पुस्तकालय में आते थे। बातचीत हुई तो पाठक जी ने बताया कि जिस घर से वो निकले हैं वो भारतेंदु जी का घर है। शुक्ल जी लिखते हैं कि वो बड़ी हसरत और उत्सुकता से उस मकान को देखते रहे। जाहिर है। पाठक जी ने उनकी ये भावुकता देखी तो बहुत खुश हुए और बस वहीं से पाठक जी और शुक्ल जी में गहरी दोस्ती हो गई, जो आगे चल के शुक्ल जी के लिए बहुत मददगार साबित हुई। पाठक जी भी खुद काफी उत्साही और साहित्यिक मिजाज के थे, लगता है। हाँ, बिल्कुल। इस मुलाकात ने शुक्ल जी को भारतेंद्र युग के और करीब ला दिया। 16 साल की उम्र तक आते आते मिर्जापुर में शुक्ल जी की हमउम्र हिंदी प्रेमियों की एक अच्छी खासी मंडली, मतलब एक ग्रुप बन गया था। इसमें आगे चलकर मशहूर हुए इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी जैसे युवा थे। और इस मंडली में सिर्फ हिंदी पढ़ना ही नहीं होता था, वो लोग आपस में बात भी हिंदी में ही करते थे। और वो भी ऐसी हिंदी जिसमें नए पुराने लेखकों की बातें होती, संस्कृत के शब्द होते, और खास तौर पर एक शब्द खूब इस्तेमाल होता था, निस्संदेह। निस्संदेह? अच्छा। हाँ, शुक्ल जी लिखते हैं कि वे खुद को भी लेखक समझने लगे थे। यहीं से वो निस्संदेह वाला मजेदार किस्सा जुड़ा है। जिस मोहल्ले में ये मंडली रहते थे, वहां ज्यादातर वकील, मुख्तार कचहरी के लोग रहते थे। हाँ। उनकी जबान तो उर्दू वाली थी। हाँ। उन्हें इन लड़कों की संस्कृत वाली हिंदी और बार बार निस्संदेह सुनना बड़ा अजीब लगता था। तो मजाक में उन्होंने इस मंडली का नाम ही रख दिया निस्संदेह लोग। हाँ, निस्संदेह लोग। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उस वक्त के भाषा के माहौल और हिंदी के लिए एक नए आत्मविश्वास का भी इशारा है। हाँ, बिल्कुल। एक और ऐसा ही वाकया है। मोहल्ले में कोई नए मुस्लिम सब्जत साहब आए थे। एक दिन शुक्ल जी के पिता उनसे खड़े खड़े बात कर रहे थे कि शुक्ल जी भी पहुंच गए। पिता ने परिचय कराया, इन्हें हिंदी का बड़ा शौक है। जज साहब ने फौरन कहा, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। क्या बात है। शुक्ल जी खुद कहते हैं कि उनकी सूरत में ऐसी क्या खास बात थी, ये आज तक नहीं समझ पाए। सोचिए, ये 30 साल पुरानी याद थी, लेकिन कितनी ताजा। हाँ, ये सारे छोटे छोटे किस्से दिखाते हैं कि कैसे शुक्ल जी का साहित्यिक व्यक्तित्व एक सामाजिक और भाषा की हलचल के बीच बन रहा था। अब धीरे धीरे उनका परिचय चौधरी साहब यानी प्रेमघन से भी बढ़ रहा था। अब वो उनके यहाँ एक लेखक के तौर पर जाने लगे थे। शुक्ल जी लिखते हैं कि वो और उनके दोस्त प्रेमघन जी को एक पुरानी चीज की तरह देखते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में, जैसा वो कहते हैं, प्यार और जिज्ञासा का एक अजीब सा मेल था। ये पुरानी चीज वाली बात थोड़ी अजीब है। हाँ, शायद इसलिए कि वो भारतेंदु युग के प्रतिनिधि थे जो अब बीत चुका था, और प्रेमघन का व्यक्तित्व था भी बड़ा खास। शुक्ल जी बताते हैं कि वो एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। अच्छा। उनके यहाँ वसंत पंचमी, होली जैसे त्योहारों पर खूब नाच गाना उत्सव होते थे। उनकी हर अदा से, बातचीत से, रहन सहन से, मतलब एक रईसी और तबीयतदारी झलकती थी। कल्पना करने में अच्छा लगता है। कंधों तक बाल बिखरे हैं, धीरे धीरे टहल रहे हैं, पीछे एक लड़का चांदी की तश्तरी में पान के कुछ बीड़े लिए चल रहा है। बिल्कुल। और उनकी बातों में एक अजीब सी वक्रता होती थी, मतलब एक टेढ़ापन या व्यंग जो उनके लेखों में कम मिलता था। बातचीत का अंदाज ही निराला था। यहाँ तक कि नौकरों से बात करने का ढंग भी सुनने लायक था। जैसे वो किस्सा कि नौकर के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया तो पूछा, कारे बचा तो नहीं? हाँ 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 अरे बचा तो नहीं, मतलब चिंता टूटने की नहीं, बचने की कर रहे हैं। और उनके हर सवाल से पहले अक्सर क्यों साहब लगा रहता था। ये उनका तकिया कलाम जैसा था। वो लोगों को बनाने, मतलब मजाक में उल्लू बनाने के शौकीन थे, तो लोग भी उन्हें बनाने की फिराक में रहते थे। एक बड़ा मजेदार किस्सा वामनाचार्य गिरी का है, वो भी मिर्जापुर के ही कवि थे। हाँ, वामन जी एक दिन सड़क पर चलते चलते चौधरी साहब पर ही एक कवित्त बना रहे थे। 3 लाइनें बन गईं, चौथी सोच ही रहे थे कि नजर पड़ी। तो देखा कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छितराए
एक खंबे के सहारे खड़े हैं। बस तुक मिल गई। वामन जी ने नीचे सड़क से ही आवाज लगाई और कवित्त की आखिरी लाइन पढ़ी, खम्मा टेक की खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। हाँ, खंबे का सहारा लेकर ऐसे खड़ी हैं जैसे कोई मुगलानी औरत। क्या हाजिर जवाबी थी। और एक किस्सा वो एकादशी वाले पंडित जी का भी है। बिल्कुल। एक दिन कई लोग बैठे थे, तभी एक पंडित जी आए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और बस चले आ रहे। जल खाया है? हाँ। तो चौधरी साहब ने फौरन पलटकर पूछा, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है। अब देखिए, जल खाना और फलाहार पीना, भाषा के साथ कैसा खेल, शब्दों के आम मतलब को उलट देना, यही उनकी वक्रता थी। भाषा के साथ ऐसा मजाक प्रेमघन की पहचान थी। हाँ। एक और किस्सा है घन चक्कर शब्द को लेकर। हाँ। एक दिन उनके एक पड़ोसी उनसे मिलने आए। आते ही चौधरी साहब ने पूछा, क्यों साहब, एक लफ्ज है घन चक्कर, मैं इसे सुनता तो हूं पर इसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आया। आखिर घन चक्कर के मानी क्या है, उसके क्या लक्षण है। अच्छा, सीधे पूछ लिया पड़ोसी से? हाँ। वो पड़ोसी भी कम नहीं थे। बोले, वाह, ये क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर बैठ जाइए और सवेरे से रात तक आपने जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। हाँ हाँ, मतलब जो अपने ही कामों के चक्कर में फंसा रहा है, घन चक्कर। क्या ताना मारा। बिल्कुल। प्रेमघन की इस रईसी और मजाकिया अंदाज का एक और उदाहरण वो लैंप वाला किस्सा है जो शुक्ल जी ने अपने दोस्तों से सुना था। हाँ हाँ, गर्मी के दिन थे। शुक्ल जी के कुछ दोस्त लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना वगैरह छत पर बैठे चौधरी साहब से बातें कर रहे थे। पास में एक लैंप जल रहा था। अचानक लैंप की बत्ती भभकने लगी, लौ तेज हो गई। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। शुक्ल जी ने चाहा कि वो खुद बढ़कर बत्ती धीमी कर दें, पर लक्ष्मी नारायण ने रोक दिया। बोले, तमाशा देखो। अच्छा? चौधरी साहब चिल्ला रहे, अरे जब फूट जाए तभी चलो तावा। अरे, जब फूट जाएगा तभी आओगे क्या? और फिर? और हुआ भी वही। आखिर में लैंप की चिमनी ग्लोब समेत तड़ से टूटकर चकनाचूर हो गई। पर चौधरी साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं, हाथ भी नहीं बढ़ाया लैंप की तरफ। कमाल की रईसी थी, या कहें आलस। कह सकते हैं, पर ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। इन किस्सों से सिर्फ हंसी मजाक ही नहीं पता चलता, बल्कि प्रेमघन का भाषा को लेकर नजरिया भी सामने आता है। वो भाषा को लेकर बहुत सजग थे। वो नागरी को ही असली भाषा मानते थे। उनका तर्क था कि नागर अपभ्रंश से जो पढ़े लिखे लोगों की भाषा बनी, वही नागरी कहलाई। और एक दिलचस्प बात ये कि वो अपने शहर मिर्जापुर को हमेशा मीरापुर लिखते थे। हाँ, और इसकी वो एक खास वजह भी बताते थे। मीर यानी समुद्र, जा यानी पुत्री मतलब लक्ष्मी, और पुर तो मीरापुर का मतलब हुआ लक्ष्मीपुर। वाह, क्या सोच थी। ये सारे प्रसंग न सिर्फ प्रेमघन के एक अनोखे रंगीन व्यक्तित्व की तस्वीर बनाते हैं, बल्कि हमें उस दौर के माहौल, भाषा के बारे में लोगों की सोच और जीने के ढंग की भी एक झलक देते हैं। शुक्ल जी ने इन यादों को बड़ी सादगी और ईमानदारी से लिखा है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के कितने बड़े स्तंभ हैं। एक इतिहासकार के तौर पर, आलोचक के तौर पर, निबंधकार के तौर पर। उनकी व्यवस्थित सोच और गहरी विश्लेषण क्षमता ने हिंदी आलोचना को वाकई एक नई दिशा दी। बिल्कुल। और प्रेमघन की छाया स्मृति जैसे संस्मरण हमें उनके बनने के दौर की झलक दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे भारतेंदु युग का वो जिंदा दिल साहित्यिक माहौल, पंडित केदारनाथ पाठक जैसे साथी और प्रेमघन जैसे अजीब लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व, इन सब की संगत ने उनके अंदर साहित्य के लिए प्यार जगाया और उनके नजरिए को एक शक्ल दी। ये संस्मरण शुक्ल जी के गंभीर अकादमिक चेहरे के पीछे छिपे एक संवेदनशील, जिज्ञासु और थोड़े मजाकिया इंसान को भी सामने लाता है। ये किस्से सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि एक महान आलोचक की जड़ें कितनी गहरी और अलग अलग तरह के अनुभवों में फैली हो सकती हैं। हाँ, और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। सोचिए, किसी लेखक या विचारक के बनने में उसके आसपास का माहौल, बचपन की यादें, दोस्तों की सोबत और कुछ गुरु जैसे या फिर कहें कुछ अतरंगी लोगों का साथ कितना मायने रखता है। जरूर रखता होगा। प्रेमघन जैसे व्यक्तित्व जो शायद आज की नजर में कुछ अजीब या मुख्य धारा से अलग लगे, क्या उनका असर साहित्यिक इतिहास पर कम हो जाता है? क्या किसी की अनोखी जीवन शैली उसके योगदान को कम कर देती है, या फिर यही अनोखापन ही उसे यादगार और असरदार बनाता है?
इस पर सोचिएगा जरूर।